अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। संरक्षित खेती करके कमाए अधिक आय। बेबी कॉर्न की खेती से कमाए दोहरा मुनाफा। संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल ग्रीन हाउस में नियंत्रित मौसम में खेती की जाती है। इस तकनीक से जिस एरिया में फसलें नहीं उगती हैं, उस जगह भी संरक्षित खेती के जरिए खेती की जा सकती है। संरक्षित खेती करके विपरीत मौसम में भी अधिक आय कमाई जा सकती है। तो किस प्रकार से करें संरक्षित खेती और किसानों के लिए कैसे उपयोगी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरड़ा के बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता से। आजकल खेती भी एक व्यवसाय बनता जा रहा है किसान भाइयों। जैसा कि जानते हो कि खेती व्यवसाय को किस तरह से हम लाभदायक रूप में परिणित कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग खेती करते हैं तो हमारे लिए वातावरण की समस्याएं जैसे अधिक पाला पड़ना, आंधी आना, तेज बारिश का होना, अधिक तापक्रम होना, लू चलना, ऐसे बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। और इन समस्याओं के कारण हमारा किसान भाई पूर्ण रूप से सही ढंग से खेती करने में अपंग हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने इसका समाधान करने के लिए, खेती को सही व्यवसाय के रूप में प्रदान करने के लिए और हमारे युवा कृषकों को एक अच्छी आमदनी प्रदान करने के लिए, खेती की तरफ जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक नई खेती डेवलप की है, जिसको कहते हैं हम संरक्षित खेती, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से जानी जाती है। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में बेमौसमी फसलों की खेती करने और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए किसानों को संरक्षित वातावरण में खेती करना जरूरी है, क्योंकि संरक्षित वातावरण यानी कि पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल ग्रीन हाउस में खेती करने से फसल पर कीट व्याधियों का प्रकोप तो कम होता ही है, साथ ही अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टाकरड़ा पर ये संरक्षित खेती का प्रदर्शन करके किसानों को और किसान युवाओं को ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक छोटे से एरिया में हम इस तरह का एक संरक्षित नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस का निर्माण करके
वातावरण व जलवायु संबंधी समस्त प्रकार की विपदाएं, पाला पड़ना, अधिक बारिश आना, आंधी का चलना, अधिक तापक्रम रहना, कम तापक्रम का रहना, ओले पड़ना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को निजात करके खेती को हम प्रोटेक्टेड यानी संरक्षण करके एक नए घर में करके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और आप देख रहे हो कि इतना भीषण पाला पड़ने के बावजूद भी आप इन टमाटर को देख रहे होंगे कि ये जो टमाटर की जो फसल है, इतना जब बाहर हम जब ग्रो करते हैं तो पूरे पौधे जल गए, लेकिन इस पॉली हाउस के अंदर टमाटर भरपूर उत्पादन और ये चल रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप एक ही फसल को आराम से, जैसे टमाटर जैसी फसल है, शिमला मिर्च जैसी फसल है, 10 महीने तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। और ऐसे संरक्षण में हम टमाटर है, खीरा है, चेरी टोमेटो है, कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च कहते हैं, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और गैर मौसमी सब्जियों का बेहतर रूप से उत्पादन करके अधिक से अधिक मुनाफा को कमा सकते हैं। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण में फूलों की खेती भी कर सकते हैं, जिसमें आप डच गुलाब, गुलदाउदी, कार्नेशन, लिलियम की उन्नत खेती करके अच्छी क्वालिटी के फूलों को ले सकते हैं, जिनका आपको बाजार में अच्छा भाव भी मिलेगा। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण को तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। इसके लिए आवश्यकता है एक कंप्लीट तकनीकी ज्ञान और आपका स्किल यानी कि जो हुनर, ये हुनर आपको प्रत्येक जिले में भारत सरकार द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। वहां पर हमारा अगर कृषक युवा या कृषक साथी प्रशिक्षण को प्राप्त करके और इस तरह से हम खेती को भी एक व्यवसाय, जिसको आप कहते हो फैक्ट्रियों में उत्पादन अधिक होता है, फैक्ट्रियों में नहीं, आप जमीन पे भी अधिक उत्पादन कर सकते हो, बशर्ते उसके लिए तकनीक की आवश्यकता है। और वो तकनीक है संरक्षित खेती। और इस संरक्षित खेती में हम हमारे पर मौसम संबंधी समस्त प्रकार की आपदाओं से हम फसल को बचाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त करके और अच्छी फसल को प्राप्त कर सकते हैं। राम राम सा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश में लगातार कृषि क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, नई नई फसलें उगाई जा रही हैं। ऐसे में किसानों के लिए बेबी कॉर्न दोहरे मुनाफे की खेती साबित हो रही है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक और बिना कोलेस्ट्रॉल का खाद्य आहार है। वहीं बेबी कॉर्न तोड़ लेने के बाद पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि पशुओं के लिए चारे की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो ऐसे में आप कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव। प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है, खेती को एक बिजनेस की तरह अपनाना है। इस संदर्भ में बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, व्यावसायिक खेती करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो अच्छे किस्म का चुनाव और दूसरा अच्छी शस्य प्रक्रिया। अच्छे किस्म बेबी कॉर्न की व्यावसायिक खेती के लिए HM4, VL
बेबी कॉर्न 1 और BL बेबी कॉर्न 2। ये सारी किस्में अपनाकर बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए पहले खेत की एक गहरी जुताई करें। उसके बाद कल्टीवेटर से आड़ी खड़ी जुताई करने के बाद एक बार डिस्क हेरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। फिर खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लिया जाता है और खेत की अंतिम जुताई के समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 20 टन मात्रा में खेत में अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। दूसरा खाद की बात है तो प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट लगभग 15-20 दिन पहले खेत में डाल देना चाहिए। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अनुशंसा है 150 से 180 किलो नाइट्रोजन मैं प्रति हेक्टेयर के दर से बता रहा हूँ। 70 से 80 किलो फास्फोरस, 70 से 80 किलो पोटास और 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर। पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास और पूरा जिंक खेत तैयार करते वक्त डाल देना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन स्प्लिट डोज में यानी अलग अलग अवस्थाओं में पड़ना चाहिए। जिस समय में हम खेत तैयार कर रहे होते हैं उस समय में 10% नाइट्रोजन दीजिए। जब पौधा 4 पत्ते वाली होती है उस समय में 20%, जब 8 पत्ते वाली पौधा हो जाती है उस समय में 30%, जब फूल आने की अवस्था होती है उस समय में 30% और बाकी जो 10% है वो तोड़ने के जस्ट पहले देना होता है। हमारे कुछ किसान भाई बेबी कॉर्न मक्का की बुवाई करते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण बीजों का अंकुरण प्रभावित होता है और खेत में पौधा संख्या कम हो जाती है। इसलिए बुवाई के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बेबी कॉर्न को घना लगाया जाता है, सामान्य मक्का की तुलना में इसमें ज्यादा पौधा होता है और इसीलिए 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की जरूरत होती है। अब मैं सस्य प्रक्रियाओं की ओर आपको ले चलना चाहता हूं। सबसे पहले बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी है और बीज उपचार के लिए फंजीसाइड्स से ट्रीटमेंट के लिए बाइवेस्टीन और कैप्टन का 1:1 का अनुपात में 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित कर लेना चाहिए। और उसके बाद कीड़ा से बचाव के लिए फिप्रोनिल या इमिडाक्लोरपिड 4 मिलीलीटर प्रति केजी बीज में मिला करके उपचारित कर लेना चाहिए। इससे जो मुख्य बीमारियां और कीट होने वाली होती है उससे बहुत हद तक बचाव हो जाती है। इसकी खेती सालों भर कर सकते हैं हम। सिर्फ दिसंबर, उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय में हम लोग नहीं लगाते हैं, अन्यथा सालों भर लगा सकते हैं। और ख़ास करके गर्मी में तो ये बहुत ही कम समय में यानी कि 45-50 दिन में भी तैयार हो जाती है। और बीज की जो बुआई होती है वो दूरी भी महत्वपूर्ण है। बेबी कॉर्न में 60 सेंटीमीटर रखते हैं 2 पंक्ति के बीच की दूरी और एक पंक्ति में 2 पौधा के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। गहराई भी महत्वपूर्ण है। 3 सेंटीमीटर गहरे, लगभग 3-4 सेंटीमीटर गहराई में बीज को जाना चाहिए। बहुत गहरा करने पर फिर अंकुरण में दिक्कतें आती है। किसान भाइयों, बेबी कॉर्न की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिनकी वजह से फसल की बढ़भार प्रभावित होती है। तो आप सही समय पर खरपतवारों का नियंत्रण करें। तो किसान भाई, जब हम लगा रहे होते हैं तो एक खरपतवार की भी समस्या आती है। खरपतवार के लिए बहुत ही अच्छी दवा है एट्राजीन, जिसे कि रामबाण के रूप में जाना जा सकता है। ये अचूक दवा है। तो 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट 6 लीटर पानी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, मिला करके स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन इस स्प्रे करने में ये सावधानी रखना चाहिए, बीज का अंकुरण से पहले स्प्रे होना चाहिए। और जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो हमारा पैर दबाए पर नहीं पड़े, यानी हम स्प्रे मशीन को लेकर के पीछे की तरफ आते जाएं, जिससे कि जब दबाए पर पैर पड़ता है तब फिर उतना दूर पर असर कम जाता है। तो हम लोग एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से फसल ले सकते हैं। और ख़ास करके मांग के अनुसार से जो हमारी बिक्री होगी, जहां भी हमारी बाज़ार है, जैसे कि आज़ादपुर मंडी बहुत बड़ा बाज़ार है दिल्ली का बेबी कॉर्न के लिए, सालों भर वहाँ बिक्री होती है। कुछ जगह प्रोसेसिंग प्लांट भी है, उनको भी सालों भर बेबी कॉर्न की ज़रूरत होती है। तो उनके मांग के अनुसार से किसान भाई प्लानिंग कर सकते हैं, जो हम इस समय में इस क्षेत्र में लगा रहे हैं, फिर
एक सप्ताह के बाद दूसरे में, जिससे कि सालों भर वो आपूर्ति कर सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मटर की फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही हैं और अब धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में मटर की फसल में चूर्निल आसिता रोग होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज बर्णवाल। किसान बंधु, आज खास करके मटर में लगने वाले चूर्निल आसिता रोग, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, उस रोग को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसकी रोकथाम करेंगे, या कह सकते हैं कि बीमारी या कीड़ा का प्रकोप जो भी होगा उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे उसको रोकथाम करेंगे, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो खासकर देखा गया है, अभी जो मौसम चल रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और जैसा देखा जाता है कि रात का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री से कम, दिन का टेम्परेचर यदि 20 डिग्री से ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना ज़्यादा होता है। खास करके देखा गया है जनवरी महीने में या फरवरी महीने में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यह रोग वास्तव में एक प्रकार के फफूंद, इरेसिफी पोलिगोनी एक फफूंद का नाम है, उसी फफूंद के द्वारा यह बीमारी फैलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, भुभुतिया रोग लगभग हर मटर की खेती में लगता है। इस रोग से पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं और बाद में तनों और फली पर भी इसका असर होता है। पत्तियों की दोनों सतह पर सफेद चूर्ण धब्बे बनते हैं। पहले धब्बे छोटी छोटी रंगहीन कलंक या चित्तियों के रूप में बनते हैं, लेकिन बाद में इनके चारों ओर चूर्ण फैल जाता है। रोगी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उन पर फलियां भी कम और हल्की लगती है। ये बीमारी का लक्षण जनरली पत्ती पर, तने पर, उसके टेंड्रिल पर, या कह सकते हैं मटर पर जो छीमी बनता है उस पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जनरली देखा जाता है खास करके सबसे पहले पत्ती पे वो वाइट सफ़ेद, जैसा कि नाम इसका है पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद पाउडर के समान पत्ती पे इसके छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे वो टेंड्रिल में या कह सकते धीरे धीरे उसके तना में वो धीरे धीरे फैलते हैं। और जब फूल या फल बनने की अवस्था आती है या छीमी बनने का अवस्था आता है, उस समय भी इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। तो वो उसमें भी वो सफ़ेद पाउडर नुमा होता है, जिसके कारण से उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया ठीक से हो नहीं पाती है, परिणाम स्वरूप दाना ठीक से बन नहीं पाता है। अंत में कह सकते हैं कि किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर संभव हो तो उस खेत में 3-4 वर्ष तक मटर की फसल नहीं करनी चाहिए और बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करनी चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके बोना चाहिए। तो इसके लिए किसान बंधु सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जब भी पत्ती में ही लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत या कह सकते यथाशीघ्र आपको दवा का छिड़काव करना चाहिए। जनरली हम लोग बोलते हैं खास करके सल्फेक्स, सल्फर डस्ट का छिड़काव करने पर निश्चित रूप से इस रोग को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर पाउडरी मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवा और भी है, बहुत ही कारगर दवाई है, इसको हम लोग बोलते हैं केराथेन। 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने पर
इस बीमारी से आसानी से मुक्ति पाया जा सकता है। तीसरा, कुछ रोगरोधी किस्म है, जैसे उदाहरण के तौर पर रचना या कह सकते हैं अर्का हर्षित, ये सब कुछ किस्में हैं। ये किस्म को यदि लगाएंगे निश्चित रूप से कह सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू आपके खेत पे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम इंटाली, जिला उदयपुर के किसान राजेश पुष्कन्ना ने। आप हाइड्रोपोनिक्स विधि से हरा चारा उगाने की तकनीक पर जानकारी चाहते हैं, तो राजेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम हो। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या फिर बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने की तकनीक। इस विधि में चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक के एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। बीजों से अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। इसमें चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारा के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की होती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। किसान हरा चारा उगाने वाली मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बिजली से चलती है और इस मशीन में तापमान और आर्द्रता स्वतः ही नियंत्रित होते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है, लेकिन पशुपालकों के लिए काफी उपयोगी होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास चारे को उगाने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी की कमी होती है। इस विधि में चारा उगाना काफी आसान है। किसानों को केवल चारा उगाने के लिए बीज और ट्रे को रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है, साथ ही एक कमरा जिसमें इन रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होती है तो पौधे गलने लगते हैं और कम होगी तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित होती है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।